हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका आज की एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर। ये एनसीईआरटी सीरीज़ आपके लिए एस्टेट लेक्चर कर रही है, जितने भी पीसीटी एग्जाम्स हैं सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। जैसा कि आपको पता है हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट कर रखा था और आज ये इसकी क्लास नंबर 3 है। लास्ट क्लास जो थी हमारी, उसके अंदर हमने कुछ एक बेसिक पैरामीटर डिस्कस किए थे, जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज़ रेजोनेंस। सबसे पहले रेजोनेंस से स्टार्ट करेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है। तो देखो रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस के अंदर आपका होता है डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की। जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी डी लोकलाइजेशन होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या है, शिफ्ट हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ओजोन का एग्जाम्पल लिया हुआ है, हमारे पास क्या है, 3 ऑक्सीजन है इस टाइप से। ठीक है, ये 3 ऑक्सीजन है। अब मान लो इनके बीच ये देखो, यहाँ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है, और इसके ऊपर लोन पेयर रखे हुए हैं 2 4 6 और 2 और 4 इस पे। ठीक है, अब रेजोनेंस के अंदर क्या होता है, ये इस टाइप से, तो ये बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना रहा होता है और यहाँ सिंगल बॉन्ड होता है। तो रेजोनेंस के अंदर क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड एक बार यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, मान लो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ देखो, ये अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ जो नए इलेक्ट्रॉन पेयर थे ये वाले ये इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास अब नई स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगी, इस ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड आ गया और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड आ गया, और जो इनके बीच में लोन पेयर प्रेजेंट था वो क्या है, यहाँ आ गया। जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट थे वो क्या है, इसके ऊपर एज अ लोन पेयर आ गई। ठीक है, तो पहले डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ था, बाद में डबल बॉन्ड इसके साथ आ गया। तो इसकी क्या है, 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी है हमारे पास। ठीक है, फिर क्या है, इसको हम इकट्ठा अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इस टाइप से करते हैं कि जैसे ये हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, इनके बीच सिंगल बॉन्ड तो बन ही रहा है, साथ में क्या है, इस टाइप से इसमें डबल बॉन्ड होता है। दोनों टाइप ऐसे डॉटेड डबल बॉन्ड दिखा देते हैं, ये अंदर ही दिखाते हैं इसको ऐसे डबल डॉटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें भी डबल बॉन्ड आ रहा है और इसमें भी डबल बॉन्ड आ रहा है, और ये जो आपकी स्ट्रक्चर बनती है ना, इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब रेजोनेंस का फिनोमेना आया कैसे था, क्योंकि ये जब ना स्टडी कर रहे थे, मान लो आपके ओजोन को ही स्टडी किया गया, तो इसमें ये देखा गया कि जो आपका जो ये वाले बॉन्ड आ रहे हैं ना, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, लगभग सेम आ रही थी। तो इस सेम बॉन्ड लेंथ से इस रेजोनेंस का आइडिया लगाया गया था कि हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, ये इस टाइप से एक बॉन्ड से दूसरी बॉन्ड में क्या डीलोकलाइज हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से रेजोनेंस आया। अब कुछ इस रूल है इसकी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो क्या है, सेम पोजीशन ऑफ एटम, एटम्स की पोजीशन सेम रहनी चाहिए। जैसे ये तो हमारा इसके अंदर था, इसके अलावा अगर कोई और एग्जांपल ले, जैसे हमारा C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ ऐसे कोई भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का और एग्जांपल लोगे तो वहाँ क्या है, जो आपकी पोजीशन है ना, जैसे बेंजीन का ले लिया, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एटम की पोजीशन है वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये यहाँ तो सेम ही है तीनों, अगर डिफरेंट डिफरेंट होते, मान लो यहाँ कोई B टाइप का अलग होता, यहाँ A टाइप का अलग होता, तो इन दोनों के हर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर पोजीशन क्या है, सेम होनी चाहिए थी। सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस स्टार्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर से, सभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम होनी चाहिए आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। जब भी आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वो करोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है जब आप बनाओगे, तो उसमें क्या है, अगर आपका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर है, तो वो वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, आपकी ज़्यादा स्टेबल मानी जाएगी। ठीक है, चार्ज देखना होता है। जितनी ज़्यादा आपकी कैनोनिकल फॉर्म बन रही है, मतलब जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, उतना ही ज़्यादा वो एटम और मॉलिक्यूल क्या आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसके अंदर एक चीज़ और क्या होती है, कुछ एक ना रेजोनेटिक जो स्ट्रक्चर्स आपकी बन रही है उनकी स्टेबिलिटी को बताते हैं। वो सारा कुछ हम आगे ऑर्गेनिक केमिक के अंदर जब GOC डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें देखेंगे ज़्यादा रेजोनेंस के बारे में। एक बार ये थोड़ा बेसिक आइडिया हमें रेजोनेंस का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड का क्या मतलब होता है, हमारे पास ना 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है पोलर बॉन्ड, ठीक है, एक होता है नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड, अब पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है कि जब आपके बॉन्ड के ऊपर क्या है, पार्शियल चार्जेस आ जाए तो उसे बोलते हैं पोलर बॉन्ड। अब देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले आता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, ये मान लो हाइड्रोजन के बीच आपका बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, बीच में प्रेजेंट है दोनों एटम्स के। ठीक है,
तो इस टाइप के कोई भी मॉलिक्यूल, अब जैसे क्लोरीन क्लोरीन है, इनके बीच 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या सेंटर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं। जहां जो आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में प्रेजेंट हो 2 एटम्स की, उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं। उसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं आ रही, और इनके अंदर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल कम होगा, ये सेम एटम्स के बीच में होता है। फिर आता है आपका पोलर बॉन्ड। अब पोलर बॉन्ड में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच क्या है, बॉन्ड बन रहा है। अब फ्लोरीन हमें पता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगा, इनके बीच के जो इनका जो बॉन्ड बन रहा है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, वो क्या है, थोड़ा फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस टाइप से दिखाएंगे कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा आ गए। अब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा आ गए, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपकी हाइड्रोजन के ऊपर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और फ्लोरीन के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो जो ये चार्ज सेपरेशन हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, जो ये चार्ज क्रिएट हो रहा है ना एटम्स के ऊपर, इसी को क्या बोल देते हैं, पोलर बॉन्ड बोल देते हैं। तो पोलर बॉन्ड किसकी वजह से बनता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2 एटम्स के बीच में क्या हो, ज़्यादा हो, तो वहाँ क्या आपका पोलर बॉन्ड बनता है। होप सो कि पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड क्लियर हो गया होगा। नॉन पोलर के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एटम्स के बीच में बिल्कुल कम होगा। मेनली ये सेम टाइप के एटम्स के बीच में होता है, और अलग टाइप के एटम के बीच में भी हो सकता है, जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, बिल्कुल कम हो। और जो आपका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या सेंटर में प्रेजेंट हो, तो उसे हम नॉन पोलर बॉन्ड बोल देते हैं। पोलर बॉन्ड क्या होता है, जहाँ पार्शियल चार्जेस आ जाए आपके एटम्स के बीच में, किसकी वजह, एटम के ऊपर किसकी वजह से, जब इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो ये पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड। अब देखो, अब क्या था, हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड था, तो पोलैरिटी की वजह से उस पर क्या है, पार्शियल चार्ज आ रहा था, तो हम क्या बोल देते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या है, पार्शियल आयनिक करैक्टर होता है। भाई कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ आयनिक करैक्टर होता है उस पोलैरिटी की वजह से। अब वो आयनिक करैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से डिफाइन किया गया, तो इसे थोड़ा याद रख लेना। अगर ये EN का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2 एटम के बीच में 1.9 है, तो जो भी आपका बॉन्ड होगा वो 50% कोवलेंट बॉन्ड है और 50% आयनिक बॉन्ड है। ये बस इतना ध्यान ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा है तो बॉन्ड पूरी तरह आयनिक होगा, अगर 1.9 से कम है तो बॉन्ड क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। और इस पोलैरिटी की वजह से एक बात हमें क्या समझ आई थी कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ क्या है, आयनिक करैक्टर भी होता है। समझ आ गई इतना। अब वो कितना परसेंटेज आयनिक करैक्टर होता है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, वो निकालने के लिए हमारे पास 2 स्केल थे। एक तो हेनरी स्मिथ स्केल था, जो कि है 16, ये 2 एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, -3.5 ये 2 इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और स्केयर। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। ये अगर इस पे आपसे क्वेश्चन बनता है कि परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालो, वैसे क्वेश्चन नहीं बने हैं शायद आज तक इसके ऊपर, मैंने तो नहीं देखे, तो ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंशन होगी जिनके बीच में आपको परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालना है। सेकंड पोलिंग स्केल आती है, ये कई बार हाँ क्वेश्चन डायरेक्ट इस पोलिंग स्केल से पूछ लेते हैं ऑप्शन में देके। ये क्या होती है आपकी 18 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ए और बी के बीच में पावर 1.4, तो ये दोनों याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डायपोल मूवमेंट। अब डायपोल मूवमेंट क्या है कि जो आपके एटम्स के बीच चार्ज सेपरेशन हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, डायपोल क्रिएट हो जाती है। जब एटम्स के बीच में चार्जेस आ रहे हैं उसकी वजह से डायपोल क्रिएट हो जाती है। और डायपोल मूवमेंट आपका क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, की जो भी एटम्स के ऊपर आपका जितना चार्ज क्रिएट हुआ है, जितना चार्ज आया है, इनटू उनके बीच में डिस्टेंस कितनी थी, तो चार्ज और डिस्टेंस की मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, डायपोल मूवमेंट होगी। अब ये देखो आपके पास क्या H2, डायपोल मूवमेंट निकालने के लिए आता है, कई बार मॉलिक्यूल देके ये पूछ लेते हैं कि किसकी डायपोल मूवमेंट ज़्यादा है, तो वो क्या कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो आपके पास H2O है, ठीक है, इस टाइप से। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होंगे, ये डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी प्रेजेंट है। अब ये लोन पेयर की डायरेक्शन भी ऊपर आएगी, ऑक्सीजन से तो ऊपर ही आएंगे ना, लोन पेयर अगर ऊपर है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऊपर आई, तो ओवरऑल इसका एक नेट डायरेक्शन ये आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, डायपोल मूवमेंट की एक डायरेक्शन आ गई, तो ये क्या है, ज़्यादा डायपोल मूवमेंट है। इस टाइप से निकाला होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको और दे दिया, मान लो अमोनिया का एग्जाम्पल लेते हैं। अमोनिया में क्या है, इस टाइप से इसके ये स्ट्रक्चर और आगे देखेंगे कैसे बनता है। इस टाइप से हाइड्रोजन लगे होते हैं और ये आपका ऊपर क्या होता है, लोन पेयर। अब इनके तीनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या इस डायरेक्शन के अंदर होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो लोन पेयर है उसकी डायरेक्शन भी ऊपर होगी। तो ये चारों डायरेक्शन ही ऊपर आ रही है। अब देखो इन तीनों का 3 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ रहा है, तो डायपोल मोमेंट क्या होगी, इसकी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस टाइप से निकालना होता है। एक मान लो आप कोई और एग्जांपल ले लो जहाँ आपकी डायपोल मूवमेंट क्या पूरी कैंसिल हो जाए, जैसे हाइट ये CH4 है, इनके बीच तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है। ये एग्जांपल से बाकी क्वेश्चन में करेंगे ना तब अच्छे से समझ आएगा। अब एक क्या होता है आपकी ऑर्थो, मेटा और पैरा की डायपोल मूवमेंट। देखो ऑर्थो की डायपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है, फिर मेटा और फिर पैरा। अब पैरा पे देखो क्या होता है, मान लो ये आपकी पेंजीन रिंग है, यहाँ कोई पैरा पे 2 लगे हुए हैं, मान लो फ्लोरीन फ्लोरीन लगा है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस तरफ जाएंगे, इनकी डायरेक्शन ये होगी, तो दोनों एक दूसरे को क्या है, कैंसिल कर रहे हैं। इसी वजह से पैरा के ऊपर डायपोल मूवमेंट क्या होती है, 0 होती है। बाकी ये जब क्वेश्चन करोगे ना तो ज़्यादा क्लियर होएगा। सिस की डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होती है ट्रांस से, वही ट्रांस में भी क्या है, बॉन्ड यहाँ अपोजिट होते हैं, तो इनकी डायपोल मूवमेंट भी क्या है, कैंसिल हो जाती है। समझ आ गया इतना डायपोल मूवमेंट का कंसेप्ट, थोड़ा बेसिक आइडिया हो गया हो तो जब क्वेश्चन करेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास आता है फजान्स रूल। फजान रूल ने क्या बोला था, आयनिक बॉन्ड हैव ऑल्सो सम कोवलेंट करेक्टर। पीछे जो हमने पोलैरिटी का कंसेप्ट देखा था उसमें क्या आ रहा था कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज आयनिक करेक्टर होता है। सेम आपका फजान ने क्या बोला कि अगर आपके पास आयनिक बॉन्ड है ना तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ क्या है, कोवलेंट करेक्टर होगा। भाई आयनिक बॉन्ड के अंदर भी कुछ ना कुछ कोवलेंट बॉन्ड का करेक्टर होता है। वो इन्होंने कैसे बताया, इन्होंने बोला कि मान लो आयनिक बॉन्ड के एनाइन और कैटाइन के बीच बनता है, कैटाइन पॉजिटिव चार्ज और एनाइन के आपका नेगेटिव चार्ज। तो इन्होंने क्या बोला कि जैसे ये कैटाइन एनाइन की तरफ जाता है ना तो ये इस एनाइन को क्या कर देता है, डिस्टॉर्टेड कर देता है। भाई मान लो पहले ये एनाइन ऐसे पूरी तरह सही था, बॉन्ड बनाने के लिए नेगेटिव चार्ज पूरे सिमेट्रिकल थे, जैसे ही एनाइन जो कैटाइन है वो एनाइन की तरफ जाएगा तो इसकी सिमेट्री को क्या है, तोड़ देगा, डिस्टॉर्टेड कर देगा, ये थोड़े अलग अलग से हो जाएंगे नेगेटिव। पहले एक लाइन के अंदर थे, मान लो ऐसे समझ लो, ऐसे नेगेटिव जो चार्ज था वो ऐसे लाइन के अंदर था और पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो इनके बीच अच्छी इंटरेक्शन होनी थी। लेकिन जैसे ही कैटाइन इनको अप्रोच करना स्टार्ट किया ना, ये जो कैटाइन है इसने एनाइन को डिस्टॉर्टेड कर दिया। अब ये नेगेटिव चार्ज इस टाइप से मान लो थोड़ी दूर दूर हो गई, तो इतनी ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव के बीच इंटरेक्शन नहीं हो रही थी। तो फजान ने क्या बोला कि ये इनके बीच क्या है, थोड़ा कोवलेंट करेक्टर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, जो कैटाइन आपका एनाइन को डिस्टॉर्टेड कर रहा है ना, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। और जो जिस भी एनाइन की डिस्टॉर्टेड होने की जितनी ज़्यादा प्रोबेबली मतलब टेंडेंसी है उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। सिंपल समझो, जो कैटाइन जा रहा है वो एनाइन को डिस्टॉर्टेड कर रहा है, वो क्या है, पोलराइजेशन है। और जो एनाइन डिस्टॉर्टेड हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज डिस्टॉर्टेड हो रहा है, उसे बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन। 2 चीज़ें आती है इसके अंदर, 2 टर्म है, तो ध्यान रखना। अब क्या होता है, जितना स्मॉल साइज का आपका कैटाइन होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी और उतना ही ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा, कोवलेंट करेक्टर होगा। तो इसी वजह से आपका लिथियम क्लोराइड क्या है, ज़्यादा कोवलेंट है बजाय कि पोटेशियम क्लोराइड की। क्योंकि कैटाइन का साइज यहाँ क्या है, छोटा। ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटाइन छोटा होना चाहिए, एनाइन क्या है, लार्ज होना चाहिए। जितना बड़ा एनाइन होगा उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो डिस्टॉर्टेड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एनाइन का साइज होगा, लिथियम आयोडाइड के अंदर ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर है लिथियम ब्रोमाइड की बजाय। ठीक।